फिल्मी दुनिया एक ऐसा संसार है और इसी दुनिया में जाने के लिए हर कोई मेहनत भी करता है और कोशिश भी करता है। कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं और कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के लिए काफ़ी प्रयास भी करते हैं और जब सफल नहीं हो पाते तो इसके बदले वह कुछ न कुछ कर जाते हैं। आज के घटना में सेम ही ऐसा हुआ। एक लड़की फिल्मी दुनिया में जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश भी करती है और सफल भी हो जाती है, लेकिन उसका वह मकाम पूरा नहीं हो पाता है। और लेकिन एक दिन वह ऐसा आता उसके सामने कि अपने घर परिवार वालों से बोल के जाती है कि आज हम जा रहे हैं फिल्मी दुनिया में सेलेक्ट होने के लिए। और घर से निकलती है, लेकिन दोबारा वह ज़िंदगी में कभी घर वापस लौट के नहीं आती। और जब मेंटली पुलिस उस लड़की की छानबीन करती है और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। इसके बाद जो हुआ, इस हस्र की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है नैनीताल और उसी के पास एक थाना पड़ता है रामनगर थाना और उसी के पास एक गांव पड़ता है बेलपोखरा गांव। बात मैं कर रहा हूं 31 जनवरी 2020 सुबह का टाइम होता है। उसी बेलपोखरा के गांव के जितने भी लोग होते हैं लगभग लमसम सुबह लोग निकलते हैं और उसी में से कुछ व्यक्ति जो होते हैं जैसे ही जाने लगते हैं तो खेत के बगल जो होता है एक गन्ने का खेत होता है, उसी साइड में देखते हैं तो वहाँ पर एक महिला की जो होती है अर्धजली लाश पड़ी हुई थी, काफ़ी बुरी तरह से झुलस गई होती है। और गांव के लोग हल्ला बुल्ला करने लगते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी शोर शराबा होता है। सब लोग वहाँ पर एक एक बात निकाल कर अपनी बात जो होता है सबके सामने रखते हैं, लेकिन कोई जो होता है उसका ध्यान नहीं देता आखिर यह है कौन। इसीलिए उसी में से एक व्यक्ति होता है, तुरंत ही उसी समय जो होता है वह रामनगर के पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। करने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं दिनेश नाथ महंत, और जैसे उनके कानों में यह खबर पहुँचती है उसी समय दिनेश नाथ महंत जो होते हैं अपने पुलिस टीम और बल के साथ वह जो होते हैं उसी समय उस घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचते ही देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और उस भीड़ को जो होता है अपने बल के साथ हटाते हैं। और जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो वह देखकर उनकी आंखें जो होता है उस समय फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह देखते हैं वह जो महिला है काफ़ी बुरी तरह से झुलस सी गई है और उसके अगल बगल जो होता है मोबिल ऑयल का काला तेल पड़ा हुआ था। तो वहाँ के जो दिनेश महंत होते हैं वह तुरंत समझ जाते हैं इस महिला को बॉडी को इसी मोबिल के साथ जलाया गया, लेकिन उसका जो बॉडी होता है वह पहचान में नहीं आता। और दिनेश नाथ महंत काफ़ी सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस महिला का शिनाख्त किस बल पे किया जाए। और वहाँ के लोग से पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हें इस महिला के बारे में पता है। तो हर व्यक्ति जो होता है वह इनकार करते चला जाता है। करने के बाद पुलिस सोचती है कि आखिर इस महिला का शिनाख्त किस बल पर और किस बिना पर किया जाए। वहाँ की पुलिस टीम सोचती है हो सकता है कुछ सबूत मिल जाए। पुलिस की टीम जो होती है उस घटनास्थल का पूरा मुआयना करती है, लेकिन कहीं उस लड़की का कोई सबूत भी नहीं मिलता है। अब पुलिस जो होती है इस घटना की काफ़ी बारीकी से जांच करने के लिए वहाँ के कांस्टेबल जो होते हैं सब आसपास के एरिया में छानबीन करते हैं। तभी पता चलता है कुछ दूरी पर जो होता है एक कार का चक्का दिखता है। तो पुलिस का पूरा विश्वास हो जाता है कि इसी एरिया में कार के द्वारा यह लाया गया है। और पुलिस उसी समय इस घटना के सबसे पहले जाँच करने के लिए उसी समय उस डेड बॉडी को जो होता है अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस इस घटना को सबसे पहले नज़दीकी और बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इंतज़ार करती है, तभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो होता है वह जल्द से जल्द पुलिस के सामने आ जाता है। अब जैसे दिनेश महंत के सामने रिपोर्ट आता है तो पता चलता है इस लड़की का सांस फूलने की वजह से मौत हुआ है और उसके गले पर काफ़ी गहरे घाव है। तो पुलिस का पूरा विश्वास हो गया था इसका गला दबा कर हत्या की गई है। अब पुलिस इसी बिना पर अब जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस इस लड़की के बारे में वहाँ के नज़दीकी जितने भी थाने थे उनमें सूचना दे देती है कि आज से लगभग 2 दिन पहले क्या कोई महिला गुमशुदा है, और वहाँ के इलाकों में इस चीज़ की फ़ोटो जो होता है सर्कुलेट कर देती है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई क्रू नहीं लगता है। इससे पुलिस सोचती है कि आखिर अब करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस के सामने ये जो केस था काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा था और यह एक काफ़ी चैलेंज भरा मामला था। सबसे पहले पुलिस वहाँ अपने दल और बल के साथ जो होता है उसी घटना पर पहुँचती है और दोबारा मुआयना करती है। पुलिस सोचने लग जाती है कि अगर कार आया तो यहाँ कैसे आया और किस रास्ते से आया। इसीलिए पुलिस जो होती है उसी समय उस रास्ते पर जितने भी रास्ते थे वहाँ जाकर निगरानी भी करती है।
और निगरानी करती है तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे एरिया में सबका निगरानी करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है तो पता चलता है चूना खान और धमोल कमोल मार्ग पर काफ़ी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस जो होती है उन्हीं सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे थे, सबका फुटेज होता है पुलिस काफ़ी बारीकी से देखती है। और जब देखने लगती है तो हर फुटेज को देखने लगती है काफ़ी बारीकी से। तभी पता चलता है 30 जनवरी 2020 का टाइम होता है। शाम के टाइम में उसी वक्त जो होता है एक काला कार आता है और वह कार आता है जो होता है वह बेल पोखरा के गाँव की तरफ जाता है। और जाने के बाद वह कार लगभग 20 मिनट गायब रखता है। इसके बाद फिर वापस आ जाता है। अब पुलिस की नज़र जो होती है तुरंत का तुरंत जो होता है शक की सुई जाकर उसी कार पर टिक जाती है। लेकिन पुलिस के सामने वह फुटेज में वह नंबर नहीं दिखता, आखिर यह कार जो है कहाँ का है और कहाँ से आया और किसका कार है। इसीलिए पुलिस जब फुटेज और देखना शुरू कर देती है काफ़ी बारीकी से, काफ़ी घंटों देखती है, तभी एक फुटेज में उस फ़ोटो का जो होता है उस कार का एक नंबर दिखता है। देखने के बाद पुलिस उस नंबर को जैसे ट्रेस करती है और उस नंबर के बारे में कार कंपनी से संपर्क करती है। तो कार कंपनी से पुलिस के सामने काफ़ी मशक्क़त के बाद निकल के आता है कि यह कार जो है इसी उत्तराखंड के ही नैनीताल के चकलुआ गाँव के रहने वाले होते हैं रमनजीत सिंह जो होते हैं उनका ही यह कार है। और पुलिस जो होती है जैसे ही पता पाती है चकलुआ गांव के रहने वाले रमनजीत सिंह का यह कार है, उसी समय जाती है घर और रमनजीत सिंह के पास जाती है। तो वह कार दिखाती है, फ़ोटो दिखाती है, तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि हमारा कार है। उसी समय अपना कह देते हैं कि साहब यह तो हमारा कार है। पुलिस पूछने लग जाती है कि यह कार जो है 30 जनवरी 2020 को आपसे लेकर गया कौन था। तो उसी समय बताने लग जाते हैं साहब यह कार तो हमारे घर पड़ा रहता है, लेकिन 30 जनवरी 2020 को हुई हमारा बहनोई धर्मपुर चूना खान का रहने वाला वह होता है कुलदीप सिंह और उसी ने हमसे मांग के ले गया था। अब पुलिस जो होती है जैसी पता पाती है कुलदीप सिंह जो है इस कार को मांग के ले गया है, तो पुलिस की निगाह उसी समय कुलदीप के ऊपर घूम जाती है और पुलिस की टीम जाती है उसी समय चूना खान के इलाके में जाती है। और जब जाती है पता लगता है वहाँ तो कुलदीप सिंह जो है अपने घर से ही फरार है और पुलिस की निगाह जो होती है शक की सुई तुरंत अब कुलदीप सिंह के ऊपर घूम जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम अब उसी समय जाकर वह कुलदीप की तलाशी करना शुरू कर देती है, काफ़ी मशक्क़त करती है और उसी समय कुलदीप सिंह का मोबाइल नंबर ले लेती है, उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस लगा देती है। और जब ट्रेस पे लगा देती है तो पुलिस को जैसे ही उसका मोबाइल जो होता है ऑन होता है तो पुलिस की टीम तुरंत ही उसकी समय यानी कि 11 फरवरी 2020 का दिन होता है, लगभग दोपहर का 2-2:30 बजे के आसपास का दिन होता है। तो पुलिस की जो टीम होती है वह मेहरी नदी के ही किनारे पुल होता है, उसी पुल पे खड़ा होता है कुलदीप सिंह और पुलिस की टीम जाती है तुरंत का तुरंत उसी समय सादे कपड़े में कुलदीप सिंह को वहीं पर धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद पुलिस की उसको कस्टडी में लेती है और जब कस्टडी में लेती है पुलिस की टीम कुलदीप को, तो उसको जो है उसी समय थाने ले आती है। और पुलिस को देखते ही कुलदीप सिंह के चेहरे के जो रंग रूप थे वह पूरी तरह से उड़ गए थे और पुलिस को समझते ही देख गया था कि अब तो हम पुलिस के अंदर फंस गए हैं। और उसी समय पुलिस के सामने अपना गुनाह जो होता है कबूल करते हुए कह देता है कि साहब यह जो महिला है यह महिला दिल्ली के रहने वाले हमारे दोस्त रविंदर कुमार आहूजा की ही पत्नी है अनीता और साथ में यहाँ रहते थे। और यह जो है हम इन्हीं की उकसाने यार कि इनका जो पति होता है रविंदर कुमार के आहूजा के ही कहने पर इनकी हत्या की है। और जैसे पुलिस पता पाती है कि इस घटना में रविंदर कुमार आहूजा ही पूरी तरह से इसका जो होता है पूरा मेन मालिक है। और उसी समय कुलदीप से ही वह रविंदर के पास फ़ोन करवाती है और उससे कहने लगती है पुलिस की टीम कि तुम इसी समय रविंदर को अपने प्लान के तहत जो है कहीं ना कहीं बुलाओ। अब जैसे ही उसी समय कुलदीप पुलिस की बातों में फंस जाता है और पुलिस के कहने पर रविंदर को फ़ोन करता है और रविंदर को फ़ोन करते हुए बोल देता है कि भाई इसी समय आ जाओ और हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार नहाने के लिए और आप भी आ जाओ, क्योंकि हमने बहुत ही बड़ा कांड किया है और इस कांड को धोने के लिए हमें हरिद्वार चलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस बात को वह रविंदर कुमार आहूजा सुनता है तुरंत ही वह इसी बात को मान लेता। वह कहने लगा ठीक है भाई हम तुरंत का तुरंत आ रहे हैं, बताइए कहाँ पर आना है। और वह उसी समय बताने लगता है तुम इसी समय मोतीचूर के ही रेलवे स्टेशन पर उतरना, हम तुमको वहीं पर रिसीव कर लेंगे। और जैसे ही वह रविंदर कुमार आहूजा इस बात को सुनता है और उसी समय अपने घर वालों से बोलकर वह निकल पड़ता है और पुलिस की टीम जाती है उसी समय मोतीचूर स्टेशन पर लेकर कुलदीप को खड़ी रहती है। और जैसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद वह जो होता है रविंदर कुमार आहूजा आता है तो उसी जो होता है कुलदीप के ही शिनाख्त पर रविंदर कुमार आहूजा को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। और लेने के बाद रविंदर कुमार आहूजा जो होता है पुलिस और कुलदीप को देखकर उसके चेहरे के रंग खो से जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम जो होता है उसी समय कुलदीप और रविंदर कुमार आहूजा को पुलिस थाने लाती है
और लाने के बाद रामनगर के पुलिस थाने में जब उसके साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो उसी समय रविंदर कुमार आहूजा और कुलदीप जो है पहले से अपना गुनाह कबूल कर चुका था। इसकी वजह से रविंदर कुमार आहूजा जो होता है पुलिस की बातों में पूरी तरह से फंस गया था। वह अपना जुर्म थोड़ा बहुत रुक के कबूल भी कर लेता है। इसके बाद पुलिस के सामने वो दोनों सच्चाई जो रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में यह जो होता है रविंदर कुमार आहूजा जो होता है मेन निवास होता है पंजाब के ही फिरोजपुर इलाके का रहने वाला होता है। अपने गांव में रह रहा होता है, लेकिन उस समय इसका माली हालत जो था वह गांव में इसका नहीं सही था। अब इसीलिए काम की तलाश में जो होता है एक वक्त के बाद जो होता है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो होता है दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में वहाँ रहना शुरू कर देता है। रहने के वक्त जो होता है अपनी काम की तलाशी करना जब करने लगता है तो इसी बीच इसकी काम की तलाशी भी जल्द से पूरी हो जाती है और इसकी जो है तो नौकरी एक कंपनी ऋण वसूली के एजेंट के रूप में लग जाती है और वहाँ जाकर अच्छे से काम करने लगता है। और उसी में से एक व्यक्ति होता है जो इसको वहीं के रहे दिल्ली के ही बदरपुर के इलाके में जाकर एक कमरा किराए पर दिला लेता है। अब जिसके बाद रविंदर कुमार आहूजा उसी कमरे में अच्छे से रहने लगता है और जब अपने काम के बलबूते पर काफ़ी अच्छे से पैसे और शोहरत कमा लेता है तो काफ़ी अच्छी से इसकी ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन इसी ऋण वसूली के चक्कर में वह इतना जो है अपने काम में बिजी हो गया था कि इसको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन जहाँ पर ऋण वसूली करने के लिए गया था वहीं के रहने वाले होते हैं वह होते हैं राम सिंह की एक बेटी होती है, वह होती है अनीता से जाकर उसी समय जो होता है रविंदर कुमार का मुलाकात हो जाता है। होने के बाद जब होता है तो अनीता के जो होते हैं घर परिवार वालों को इस चीज़ की पता चल जाता है कि रविंदर आहूजा से जो है हमारी बेटी की काफ़ी पड़ती है। इसीलिए तुरंत का तुरंत रविंदर कुमार आहूजा के साथ अपनी बेटी अनीता की शादी करने के लिए वह फैसला ले लेते हैं। अब इसकी वजह से शादी कर दी जाती है। अब जो होते हैं अनीता या जो होता है रविंदर कुमार आहूजा दिल्ली में रहकर उसी बदरपुर इलाके में ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अनीता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उस समय इतनी नटखट थी और इसी नटखट के बदौलत वह जो होती है इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी जो है उसके फ़ोटो शेयर थे और काफ़ी वीडियो भी पोस्ट थे और पोस्ट की वजह से उसकी काफ़ी शोहरत और नाम भी था। और इसी नाम को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए वह अपनी ज़िंदगी इस तरह बढ़ाना शुरू कर देती है कि अनीता का जो मेन मकसद होता है, असल में उसके 4 बहनें थीं। चारों बहनों में 2 बहनों की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन 2 बहनें अभी बची थी, जिसमें तीसरे नंबर की यह पड़ी थी अनीता की जब शादी तो हो गई, इसी वक्त अनीता जो होती है अपने काम में इतनी बिजी हो गई कि वह अपने शोहरत पाने के लिए वह सोचती है क्यों ना हम फिल्मी दुनिया में चले जाएं। और इसी फिल्मी दुनिया में जाने के लिए वह छोटे और बड़े लोगों से भी कंटेक्ट करना शुरू कर देती है। और जब कंटेंट करना शुरू कर देती है तो उसकी ज़िंदगी जो होती है इसी कंटेंट में बीतना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच जो होती है या अनीता जो है फिल्मी दुनिया में जाने के लिए एक छोटे जो है वहाँ पर एक मालिक से संपर्क करती है। अब वह जो मालिक होता है उसी समय अनीता का जो होता है अपने ही उसी फिल्मी दुनिया के छोटे से कैटेगरी में काम दिला देता है। और जब अनीता उसी कैटेगरी में जाती काम करने लगती है तो वहाँ पर जूनियर आर्टिस्टों की मांग होने लगती है। उन्हीं मांग की बदौलत जो होता है अनीता भी जाकर उसी जूनियर आर्टिस्ट में शामिल हो जाती है। लेकिन अनीता जो होती है वहाँ पर काम करना नहीं शुरू करती, वह भी जूनियर आर्टिस्टों को इकट्ठा करने के बाद उसको जो होते हैं मुनाफा पैसे होना शुरू हो जाता है। पैसे होने की वजह से वह जो होता है अनीता अपनी ज़िंदगी उन्हीं पैसे की बदौलत काफ़ी अच्छे से निकालना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी जो होता है छोटे पर्दों पर चलना शुरू हो जाता है और छोटे पर्दों पर जो होता है वह छोटे छोटे कार्यक्रम करना शुरू कर देती है। जब करने लगती है उसका ज़िंदगी इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी ज़िंदगी के चक्कर में वह जो होता है अपनी ज़िंदगी में हादसा खेलना भी भूल गया था। लेकिन वक्त निकलने लगा, इसी बीच जो होता है अनीता जो है अपनी ज़िंदगी से इस तरह तंग आ गई थी क्यों अभी तक अनीता की इतने साल का वक्त बीत गया, अनीता के बीच अभी तक कोई बच्चा भी नहीं आया था। अब इसी बात को जो है रविंदर काफ़ी अच्छी तरह समझता था कि एक पत्नी के ऊपर क्या बीत सकता है। इसीलिए जो होता है रविंदर वह जाता है अनाथालय जाने के बाद वहाँ पर एक बच्चा गोद लेता है। लेने के बाद उसी समय जो होता है अब अनीता और वह जो होता है रविंदर उसी बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता है, घर पर जो होती है वह व्यस्त रहती है और फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती है। अब इसी बात को लेकर रविंदर जो होता है अनीता को मना कर देता है कि तुम अपने घर पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अब यह सब काम छोड़ दो। लेकिन अनीता जो होती है वह कह देती है कि अभी हम तो छोटे छोटे मालिकों से संपर्क कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पर हमारा काम लग जाए और नौकरी लग जाए। लेकिन रविंदर जो देखता है तो हर वक्त हर समय वह जो होती है अनीता फ़ोन पे बिजी रहती है। इसी वजह से वह जो होता है रविंदर काफ़ी शंका खाने लगा। वह सोचने लगा जिस चलन और जिस वक्त जो होता है अनीता हमसे फंसी, हो सकता है उसी चलन की बदौलत किसी ना किसी से फंस जाए और वह हर निगाह जो होता है अनीता के ऊपर रखना शुरू कर देता है। तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि अनीता जो होती है अनीता वह बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। अब वह जो होता है
उसी समय रविंदर वह बाहर आता है और कमरे में घुस जाता है। तो मोबाइल पाता है अनीता का, वह मोबाइल उसको देखता है और देखने लग जाता है। तो व्हाट्सअप में देखता है तो एक फ़ोटो काफ़ी गंदे होता है और उसी फ़ोटो में देखता है तो एक व्यक्ति का वह व्यक्ति होता है जो कश्मीर का युवक होता है। और उसके ही गैलरी में जाता है तो देखता है वहाँ पर काफ़ी गंदे वीडियो थे, काफ़ी मैसेज थे और उसको पूरा विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है। अब इसीलिए तुरंत का तुरंत उसके मन घूम जाता, वह फैसला ले लेता है कि हमारी पत्नी जिसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया उसको तो हम अपनी दुनिया से हटा देंगे। इसीलिए तुरंत का तुरंत अब रविंदर कुमार फैसले लेने के लिए तैयार हो जाता है। और रविंदर का एक दोस्त होता है जो उत्तराखंड के नैनीताल के ही रामनगर के पास ही रहता है, वह होता है कुलदीप कुमार सिंह। बेवफाई की बात जो होता है वह जाकर कुलदीप सिंह से शेयर कर देता है। कुलदीप सिंह जो होता है तुरंत अब रविंदर सिंह की बात को अपने अंदर लेकर वह जो है इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के तहत वह दोनों षड्यंत्र भी रचते हैं। वह कुलदीप कहने लग जाता है कि तुम अपनी पत्नी को कैसे बहला फुसला कर रामनगर ले आओ, इसके बाद जो होगा हम सब देख लेंगे। और उसी समय रविंदर जो होता है कुलदीप की बात मान लेता है। कुलदीप की बात मानने के बाद वह अपनी पत्नी से आकर कहता है कि हमारा ही एक दोस्त है कुलदीप, जिसकी पत्नी जो है फिल्मी दुनिया में काम करती है और काम करते वक्त जो होता है छोटे से लोगों को वह जो होता है वो से जाकर स्टीटी दुनिया में काम भी दिलाती है। ऐसे ही वह जो है रविंदर की पत्नी अनीता यह बात सुनती वह कहने लगती है कि ठीक है हमें भी ले चलो। और इसी बात को वह जो होता है रविंदर जानना भी चाहता था। और जैसे यह बात अनीता कहती है तुरंत वह कहता है ठीक है हम तुम्हें कल ही ले चलते हैं, तुम तैयार रहना, अपने कपड़े और लत्ते सब पैक कर लेना। अनीता जो है काफ़ी खुशी माहौल में जो होता है वह तुरंत ही रविंदर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब 30 जनवरी 2020 का दिन होता है। सुबह के टाइम जो होता है रविंदर अपनी पत्नी अनीता को लेकर वह जो होता है बाइक में निकल पड़ता है। निकलने के बाद वह तुरंत ही अपने पास जाते हैं, वहाँ पर बस स्टैंड में सवारी पकड़ते हैं। और बस का सवारी पकड़ने के बाद कैसे का तैसे कर वह जो होता है रामनगर के ही उसी जगह बस स्टैंड पे पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते तो वहाँ उतरते हैं, उन्हीं के सामने खड़ा होता है कुलदीप। और कुलदीप जो होता है उसी समय देखकर रविंदर की पत्नी अनीता को पहचान लेता है। अनीता भी वह जो होता है कुलदीप को जानता था, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा दोस्त और मिलना जुलना जो होता है रविंदर के साथ था। इसीलिए वहाँ पर दोनों की बातें होते हैं। बातें होने के बाद तीनों जाते हैं, एक जो होता है चाय की दुकान पे बैठते हैं। और वहाँ चाय की दुकान पे बैठने के बाद जो होता है कुछ देर खड़े रहते हैं और एकाएक चाय के जो है गिलास में जो होता है रविंदर वहाँ जो है काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देता है। और वह नींद की गोली जो होती है उसी गिलास के सहित जो होता है वह अनीता को पकड़ा देता है। अब जैसे अनीता उस गिलास को पकड़ती है तो वह पी जाती है, वह नहीं समझ पाती आखिर इसमें क्या है। पीने के बाद कुछ देर बाद उसको चक्कर आते हैं और ले जाकर वह जो होता है कुलदीप और रविंदर पकड़कर उसको उस कार के पास जो होता है ले जाकर कार के पीछे डिग्गी में डाल देते हैं, क्योंकि वह कार जो है ले आया था कुलदीप। उसी कार में डालने के बाद तुरंत का तुरंत जो होता है चूना खान की तरफ रवाना करते हैं। चूना खान की तरफ रवाना करने के बाद वह रास्ते में ले जाते हैं। ले जाते वक्त जो है बेल पोखरा के उसी गांव में पहुंचते हैं। सुनसान जगह होता है। सुनसान जगह देखकर वह पीछे से उसकी डिग्गी जब बॉडी खोलते हैं, अब खोलने के बाद तुरंत ही उसका गला जो होता है उसी की ही रस्सी से दबा देते हैं। दबाने के बाद उसके बॉडी को नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद उसके ही शरीर पर काफ़ी जो है मोबिल डालते हैं। अब मोबिल डाल उसके बॉडी को वहीं पर ही जला देते हैं। जब समझ जाते हैं पूरी जल चुकी है, तुरंत रविंदर और वह जो होता है उसी समय कुलदीप सिंह दोनों मिलकर अपने घर चले आते हैं। अब आने के बाद उसी समय रविंदर के घर मौजूद होती है रविंदर की दोनों सालियाँ होती हैं। वह सालियाँ अपनी बहन के बारे में पूछने लगती हैं तो रविंदर बताने लगता है कि वह 6 महीने के लिए मुंबई में ट्रेनिंग के लिए गई है और वह अपनी ज़िंदगी बना के 6 महीने बाद लौट आएगी। अब जैसे ही वह जो होते हैं रविंदर की दोनों सालियाँ सुनती बात तो काफ़ी खुश हो जाती हैं। लेकिन 11 फरवरी 2020 का दिन होता है और वह जो होता है रविंदर अपनी दोनों सालियों से बोल के चला जाता है कि हम जा रहे हैं हरिद्वार जा रहे हैं, तो कुछ वक्त वह वापस आ जाएंगे। लेकिन उसी समय उनकी जो साली होती हैं वह साली रविंदर के पास फ़ोन कर देती हैं। तो वह रविंदर का मोबाइल जो होता है रामनगर के पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं वह रिसीव करते हैं। और यह जब सारी सूचना होता है उसी समय फ़ोन के थ्रू साली को जब देते हैं तो उनकी सालियाँ जो होती हैं वह वहीं पर फोड़ कर रोना शुरू कर देती हैं। क्योंकि में दोस्तों पुलिस के सामने यह जो सच्चाई निकल के आई, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस कार को और वह जो उपयोग किया गया था सब सामान था उसको पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद रविंदर यह जो होता है कुलदीप सिंह, इन दोनों को ले जाकर पुलिस की टीम वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल की ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।